पीजीबीपी का एक छोटा सा रिकैप है जो अराउंड 40 मिनट से 1 आवर के बीच में जाएगा, जिसमें हमारी प्रयास ये है कि आपका पूरा पीजीबीपी स्लो एंड स्टेडी हो जाए। बीच में सेक्शन इंपॉर्टेंट आएंगे, नॉन इंपॉर्टेंट आएंगे, लेकिन हम सारे सेक्शंस को एक ही रिदम पे बोलते जा रहे हैं। और इस रिकैप की सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये सेक्शन वाइज रिकैप है, ये स्कैटर्ड रिकैप नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पीजीबीपी में हमने सबसे पहले किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर or any adventure in nature of trade, commerce or manufacture. Whether a particular adventure is business or not shall be decided in the light of 4: amount involved, profit involved, time involved, effort involved and motive. फिर से बोलता हूं, amount involved, effort involved, time involved and motive. ये चारों फैक्टर मिलके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी आपकी एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन, मोटिव इज इंपॉर्टेंट। लीगैलिटी एंड इलीगैलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिजनेस लीगल हो तब भी बिजनेस है, इलीगल हो तब भी बिजनेस है। नेक्स्ट वी डिड प्रोफेशन, Section 2 subsection 36. Profession includes vocation. That means profession के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। If there is a skill, तो that is a sufficient, that is suffice enough and that will be treated as profession. Next, पूरे पीजीबीपी चैप्टर में बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों में सेग्रीगेशन बहुत रेयर है। बहुत कम ऐसे सेक्शन है जो बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है, प्रोफेशन पे नहीं, या प्रोफेशन पे अप्लाई होता है, बिजनेस पे नहीं। जैसे 44 AD बिजनेस पे अप्लाई होता है, 44 ADA प्रोफेशन पे अप्लाई होता है, 44 AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में भी बिजनेस के लिए अलग प्रोविजन है, प्रोफेशन के लिए अलग प्रोविजन है। 44 AB टैक्स ऑडिट में भी बिजनेस के लिए अलग प्रोविजन है, प्रोफेशन के लिए अलग प्रोविजन है। ऐसे बहुत रेयर सेक्शन है, अदरवाइज पूरा पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन कॉम्बो लेके चलता है। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन 28 में, विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। इसमें बोला हुआ है विच इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो एज पर सेक्शन 28 फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नंबर 1, एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 2, एनी एडवेंचर इन, चलो नंबर 2, एनी परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Number 3, interest or remuneration to partner from its partnership firm shall be taxable under the head PGBP. In this regard, it is notable that share of profit is exempted under section 10 subsection 2A, but interest or remuneration will be taxable under the head PGBP. Rent from partnership firm shall be taxable under the head income from house property. All these are okay. Number 4, export incentive like cash assistance, cash subsidy, sale of import license, duty drawback, all these are the examples of export incentives. All these are taxable under the head PGBP. Number next, compensation for not to do certain business activity or not to share any know-how will be taxable under the head PGBP. Number 6, compensation for termination or modification of management agency will be taxable under the head PGBP. Number next, compensation against keyman insurance policy will be taxable under the head PGBP. In this regard, it is to be noted that normal personal life insurance कराए हुए है, उसके compensation मिलता है या उसका maturity amount मिलता है, तो that is non-taxable. परंतु keyman insurance policy का compensation मिलता है या maturity amount मिलता है, तो that will be taxable under the head PGBP. However, keyman इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉम्पेंसेशन अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट यदि एम्प्लॉय को मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द नेम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 7 पॉइंट हो जाए। पॉइंट नंबर 8,
income of a trade association or professional association which render its services to its member. That means mutuality is normally not taxable, but this is the exception when the income of a trade association, professional association, by providing services to its member, this will be taxable under the head PGBP. Number next, any speculative income shall be taxable under the head PGBP. That is, speculative income means any transaction which is agreed to be settled without actual delivery. सब हुआ थी कुछ छूटा, बस तो बोला मैंने, पक्का ना सब हो गया. ओके, फिर हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस टू सेक्शन 28. यानी ये 5 इनकम लगती है बिजनेस इनकम, परंतु ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होती. दिस 5 इनकम्स आर, नंबर 1 डिविडेंड. डिविडेंड इनकम भले ही आपके शेयर का बिजनेस हो, लेकिन डिविडेंड इनकम हमेशा आईफोस हेड में टैक्सेबल होती है. नंबर 2 कैजुअल इनकम, ये हमेशा आईफोस हेड में टैक्सेबल होती है. नंबर 3 सेल ऑफ एसेट, बिजनेस एसेट. तो यदि बिजनेस एसेट आप बेचते हो तो दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. नंबर 4 नॉन टैक्सेबल बिजनेस, एग्जम्प्टेड बिजनेस, एग्रो बिजनेस. ये है तो बिजनेस, लेकिन ये पीजीबीपी हेड में नहीं आता, लिटरली किसी हेड में नहीं आता. और यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बिजनेस है और वो प्राइमरी बिजनेस है, तब तो फिर पीजीबीपी हेड में आएगा. परंतु यदि आप साइड बिजनेस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो तो भैया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा. तो दीज आर द 5 एक्सेप्शंस. सेक्शन 28 we did, exceptions to section 28 we did. सेक्शन 29 कोई काम का सेक्शन नहीं है, आप इग्नोर कर दो. उसमें बस इतना सही बोला हुआ है कि पीजीबीपी इनकम सेक्शन 30 से लेके 44 के अनुसार कंप्यूट होगी. इतनी सी बात बोली हुई. क्या बात बोली हुई है? पीजीबीपी इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 30 to 44. 29 खत्म. सेक्शन 30 में आते हैं. इट डील्स विथ रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड यदि आपने कोई रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस या टैक्सेस दिया है तो दिस विल बी अलाउड एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड आपकी वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पज में यूज होती हो. In this regard, it is to be noted, current repair is allowed, but capital repair is not allowed, and rent to proprietor is not allowed, but rent to partner is allowed. Municipal tax जब आप house property के लिए देते हो, तो to be noted that will be governed by section 43B. यानी आपको उसका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले करना होगा. सेक्शन 31 में आते हैं रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई रिपेयर या इंश्योरेंस है तो दैट विल बी अलाउड प्रोवाइडेड वो प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में यूज होती हो. बोलने की बात ही नहीं है कि यदि वो पार्टली बिजनेस में यूज होती है तो पार्टली खर्चा अलाउड होगा, प्रोपोर्शनेट खर्चा अलाउड होगा. इसमें भी वही बात है, करंट रिपेयर इज अलाउड, कैपिटल रिपेयर इज नॉट अलाउड. Thereafter we move to section 32. ये बड़ा सेक्शन है, डेप्रिसिएशन. इसमें सेक्शन 32 बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड 2 conditions are satisfied. Number 1, the assessee must be the owner of asset and the asset must be used for business purposes. Assessee must be owner of the asset. In this regard, it is to be noted, for the purpose of income tax, hire purchaser will be treated as owner of the asset, and asset must be used for business purpose. In this regard, it is notable that use includes active use as well as passive use. तो कोई asset यदि ready to use है तो that will be treated as used and depreciation इस पे allowed होगा. डेप्रिसिएशन की रेट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एसेट टू एसेट वेरी करती है. रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% है, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10% है, फर्नीचर पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी पे जनरली 15% है, परंतु कंप्यूटर पे 40% है, बुक्स पे 40% है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे 40% है. सारे डेप्रिसिएशन में आप एक बात ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन की ज्यादा से ज्यादा रेट हो सकती है 40%. इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो इस साल आया है.
वो ये है कि नॉर्मली कार पे डेप्रिसिएशन रेट होती है 15%, लेकिन यदि कार आपकी हायरिंग पर्पस में यूज हो रही है और एक डेट के अंदर अंदर ली हुई है, कौन सी डेट, 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20, तो इस डेट के अंदर यदि वो आपकी एसेट ली हुई है, क्या, कार, फॉर हायरिंग पर्पजेज, तो उसको ऊपर डेप्रिसिएशन रेट 45% अलाउ हो जाता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज आप सबको पता है कार पे डेप्रिसिएशन 15% और हायरिंग पर्पज वाली कार पे 30%। लेकिन यदि वो कार 23/8/19 से लेके 31/3/20 के बीच में लिया हुआ है, तो उस कार पे डेप्रिसिएशन रेट नॉर्मली 30% और हायरिंग पर्पज वाली कार पे 45%। इसके अलावा आप ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन रेट कभी 40 से ज्यादा नहीं होता। चलो आगे बढ़े। इनटेंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, नो हाउ, इन सब पे डेप्रिसिएशन अलाउड होता है एट द रेट 25%। एसेट के रिगार्ड में आप ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज करते हैं, एंड टू फॉल इन द सेम ब्लॉक 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, द एसेट मस्ट बी ऑफ सेम नेचर एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम। इन दो में से एक भी कंडीशन यदि स्किप हो गया तो फिर वो दूसरा ब्लॉक बनेगा। एक ब्लॉक में जाने के लिए बोथ दी कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। देयरआफ्टर टाइम इंपैक्ट आपको समझना चाहिए। डेप्रिसिएशन में सेल डेट का कोई रेलिवेंसी नहीं है। यदि आपका डेट ऑफ सेल भले 1 अप्रैल हो या 31 मार्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेल ब्लॉक से माइनस हो जाता है। लेकिन एक्विजिशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, दोनों बात ध्यान रखना। एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, देन द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द हाफ रेट, मतलब हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर ही है। पहले ओपनिंग WDV, फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, लेस मनी पेबल ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो वो आप लेस करेंगे। अब जो बैलेंस बचा, जो भी अमाउंट बचा, ये एड लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन हमेशा उस अमाउंट पे चार्ज होगा। दो सिचुएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। व्हेन द ब्लॉक हैज नेगेटिव वैल्यू, जब ब्लॉक की नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, और उस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि ब्लॉक की पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन ब्लॉक में कोई रियल एसेट नहीं है, मतलब कोई एसेट ही नहीं है, जितनी एसेट थी सब बेच दी है, अभी भी ब्लॉक में पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसे में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, और वो रेसिडुअल पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलो अच्छी बात, आगे हम लोग बढ़े। तो फिर डेप्रिसिएशन में हमने किया कॉस्ट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होता है, और कॉस्ट ऑफ एसेट को लेके कुछ फंडामेंटल्स है। जैसे नंबर 1, एसेट एक्वायर करने में जो भी खर्च लगा, लाइक कैरेज इनवर्ड, लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस, ऑल दीज विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। यदि आपको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। यदि आपने कोई टैक्स दिया है, GST, कस्टम ड्यूटी, जिस टैक्स की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी वो तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन जिस टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यदि कोई एसेट आपको गिफ्टेड मिली है तो गिफ्टेड एसेट का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि जो डोनर के हाथ में रिटन डाउन वैल्यू है वो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एसेट माना जाएगा। यदि कोई पर्सनल बिल्डिंग आप बिजनेस पर्पस में यूज करने लग गए तो उस बिल्डिंग की जो आज की डेट में नोशनल रिटन डाउन वैल्यू है, यदि वो बिल्डिंग शुरू से बिजनेस में यूज हो रही होती तो आप उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज क्या उसकी रिटन डाउन वैल्यू रहती, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके अलावा हमने किया कि यदि कोई ट्रायल रन एक्सपेंडिचर लगे तो दैट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, और ट्रायल रन करते समय जो प्रोडक्ट डिराइव होता है उसको बेचने से यदि कोई रिसीट मिलती है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। रिगार्डिंग इंटरेस्ट, यदि आपने एसेट लोन देके लिया है, एसेट यदि आप लोन लेके लिया है तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड होगा कि ऐड नहीं होगा, वो बहुत सिंपल है कि यदि एसेट पुट टू यूज हो गया है
तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन यदि अभी वो एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ, तो जब तक वो एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता उतने पीरियड तक का इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर? आगे बढ़े। फिर हमने किया एडिशनल डेप्रिसिएशन। Additional depreciation is applicable to all SEC who are engaged in manufacturing activity, manufacturing of article or thing. Additional depreciation सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है यदि वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में इंस्टॉल हुआ है तो। एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट है 20%, लेकिन यदि एसेट करंट ईयर में एक्वायर हुआ एंड लेस देन 180 डेज यूज हुआ, देन एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट हो जाएगी हाफ 10%। यदि आप वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, इन 4 स्टेट के बैकवर्ड रीजन में यदि आपने फैक्ट्री खोल रही है और वहां पे यदि आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 20% की जगह 35%, 35% हो जाएगी। टू बी नोटेड, यदि आपने वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, इन 4 स्टेट के बैकवर्ड रीजन में यदि आपने कोई फैक्ट्री खोली है तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% मिलेगा ही। इसके अलावा आपको एक इन्वेस्टमेंट अलावेंस और मिलेगा एट द रेट 15%। लेकिन इन्वेस्टमेंट अलावेंस एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन में अंतर है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस होता है, इन्वेस्टमेंट अलावेंस ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस नहीं होता, वो एक नॉर्मल डिडक्शन है, आपको बस वो मिल जाएगा। ब्लॉक ऑफ एसेट को माइनस नहीं होता। एडिशनल डेप्रिसिएशन में मेरे को कुछ एक्सेप्शंस बताने या कुछ नोट्स बताने हैं। कुछ एक केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, जैसे सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर पे नहीं मिलता, इनटेंजिबल एसेट्स पे नहीं मिलता, क्योंकि ये तो सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलता, ये मोटर कार या मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। कोई एसेट यदि इसी साल एक्वायर करके इसी साल डिस्पोज हो गई तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। यदि आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो डेप्रिसिएशन में, आप पावर सेक्टर हो, आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस होगा, ये तो बोल ही चुका हूं। साथ ही ध्यान रखना कि यदि ब्लॉक की नेगेटिव वैल्यू हो जाए तब भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, परंतु एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। आगे बढ़े। फिर हमने किया टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। सेक्शन 43(2) है, जंप कर दिया 32 से 43(2) में आ गया, लेकिन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इसलिए यहीं पे पढ़ा रहा हूं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, दिस इज एप्लीकेबल टू पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग को 2 तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम करने की परमिशन है। ये चाहे तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी ले सकते हैं, ये चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकते हैं। यदि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑप्ट करते हैं तो इनका डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज होता है जैसे सबका चार्ज होता है। लेकिन यदि पावर सेक्टर वालों ने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट किया है, इन दैट केस उनको ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, उनको इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ऐसे में यदि वो इंडिविजुअल एसेट आप बेच देते हो तो या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। यदि लॉस हुआ तो उस लॉस को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन और वो लॉस बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और यदि प्रॉफिट हुई तो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज और वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो हुई एक एक्सेप्शनल बात है। नॉर्मली बिजनेस की एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन हेड पे ले जाते हैं, परंतु यहां पे देखो लॉस हुआ तो क्या बोला गया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और कौन से हेड में टैक्सेबल हुआ, पीजीबीपी। प्रॉफिट हुई तो किसको क्या बोला, बैलेंसिंग चार्ज। कौन से हेड में टैक्सेबल हुआ, पीजीबीपी। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड, यदि आपकी सेल प्रोसीड ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो फिर द रेसिडुअल प्रॉफिट, जितना सेल प्रोसीड ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है, उतना अमाउंट
कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा. In other words, balancing charge cannot exceed accumulated depreciation. If the balancing charge exceeds accumulated depreciation, then the extra amount will be taxable under the head capital gain. Terminal depreciation balancing charge we did 41(2) over. Depreciation हो गया हमारा, additional depreciation हो गया, investment allowance हो गया. आगे बढ़े. Section 33AB. ये सेक्शन सीए वालों के सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया है, सीएमए वालों के सिलेबस में है, फाइनल पे ये सबके सिलेबस में है. 33AB डील्स विथ टी, कॉफी, रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. सीएस वालों के सिलेबस में है. टी, कॉफी, rubber business, this provision is applicable to all SSE. If the SSE is engaged in tea, coffee, rubber, growing and manufacturing business in India, they need to set aside certain amount out of the profit and keep in a separate account held with NABARD or T-Board. The amount NABARD held with the NABARD. The amount must be utilized as per the scheme of T-Board, Coffee Board, Rubber Board. The amount must be deposited by 30th September of assessment year. इस टाइम लिमिट के अंदर आपको अमाउंट सेट असाइड करना है. आपको अकाउंट्स ऑडिट करानी है, सीए रिपोर्ट अटैच करनी है. ये सीए रिपोर्ट भी 30 सितंबर तक जाएगी. यदि आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कौन कौन सी कंडीशन? एसएससी इज एंगेज्ड इन टी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. he has set aside certain amount and kept in NABARD, or the amount must be utilized as per the scheme of Tea Board, Coffee Board, Rubber Board, and CA report must be attached, and time limit for depositing the amount is 30th September. तो फिर आपको डिडक्शंस मिलेगा. The deductions shall be minimum of the two amounts so deposited or 40% of profit. To be noted, पहले 33AB लगेगा, फिर एग्रो इनकम का रूल 8 जिसमें हम लोग टी, कॉफी को सेग्रीगेट करते वो अप्लाई होगा. आगे बढ़े. 33ABA. 33ABA provision is applicable for petroleum or natural gas. The provision is applicable to all SSE who are engaged in searching, as prospecting, extracting पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इसमें भी कंडीशन यही है कि एसएससी सेट असाइड सर्टेन अमाउंट एंड kept in a separate account of SBI or any other bank account as per the scheme of Ministry of Petroleum and Natural Gas. The amount must be utilized as per the scheme of Ministry of Petroleum and Natural Gas. Amount must be deposited by end of previous year. CA report must be attached. यदि सारी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देंगे तो AB का आधा यानी 20% आपको डिडक्शंस मिल जाएगा. द डिडक्शन शैल बी 20% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट सो डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर. AB में 40 था और ABA में आधा यानी 20%. आगे बढ़े. हम लोग आगे 34, वो कोई सेक्शन आपके काम का नहीं है, यू शुड स्किप इट. 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर. साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में हम लोग ने एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इन हाउस रिसर्च और एक्स हाउस रिसर्च. इन हाउस रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस, उसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. यदि प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंकर्ड विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. और यदि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो फिर कोई बात नहीं, जब भी खर्चा हो अलाउड होगा. प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में जो भी खर्चा है यदि वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो इट मस्ट बी मटेरियल और सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट. और कैपिटल नेचर का खर्चा है तो कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा हो एक्सक्लूडिंग लैंड शैल बी 100% अलाउड. सिंस साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे 100% अलाउड हो चुके हैं इसलिए अब इस पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा. एक्स हाउस रिसर्च में जाए तो एक्स हाउस रिसर्च में यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च पे कोई डोनेशन कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसे अप्रूव्ड लैबोरेटरी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड कंपनी और आईआईटी एसेट्रा
तो भैया असेसमेंट ईयर 2021 में इसके लिए 150% डिडक्शंस मिलता है और असेसमेंट ईयर 21-22 में इसके लिए 100% डिडक्शंस मिलता है। तो ये पॉइंट दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ईयर 2021 में 150% क्योंकि हटने वाला है, पूछेंगे, और 21-22 में अमेंडमेंट है इसलिए पूछेंगे। तो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं साइंटिफिक रिसर्च बोलता हूं तो इसमें साइंटिफिक रिसर्च आ गया, स्टैटिस्टिकल रिसर्च आ गया और सोशल रिसर्च भी आ गया। आगे बढ़े। साइंटिफिक रिसर्च में यदि आप साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को बेच देते हैं तो फिर सेक्शन 41(3) लगेगा। देखो मैं जंप कर दिया 35 से 41(3) में चला गया, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड इसलिए यहीं पे बता रहा हूं कि साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को यदि आप बेच देते हैं तो ट्रीटमेंट विल बी डिवाइडेड इन 2 सिचुएशंस। सिचुएशन 1 कि आपने एसेट खरीदा, साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया, जितना डिडक्शंस मिलता था 100% डिडक्शंस आपने क्लेम कर लिया और उसके थोड़े दिन बाद, साल, 2 साल, 4-5 साल बाद आपने उसे बेच दिया। तो ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि जब आपने उसे बेचा तो पीजीबीपी हेड में मिनिमम ऑफ द 2 विल बी टैक्सेबल। पीजीबीपी हेड में मिनिमम ऑफ द 2 विल बी टैक्सेबल। नंबर 1 सेल प्रोसीड और नंबर 2 अर्लियर डिडक्शंस क्लेम्ड, व्हिचएवर इज लोअर। और कैपिटल गेन हेड में जैसे कंपटीशन होता है वैसे ही होगा, जितने में बेचा सेल कंसिडरेशन, जितने में खरीदा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द डिफरेंस विल बी कैपिटल गेन। सिचुएशन 2, आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा, अपना डिडक्शंस क्लेम किया, उसके बाद आपने उसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया। जब साइंटिफिक रिसर्च का काम ओवर हो गया तो आपने उसे बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया। जब बिजनेस में थोड़े दिन यूज कर लिए उसके बाद आपने इसे बेच दिया। तो ऐसे में लॉ बोलता है कि जब आपने उसे खरीदा तब आपने 100% डिडक्शंस क्लेम कर लिया, बहुत अच्छा किया। जैसे ही आपने उसे बिजनेस में यूज किया उसी दिन उस एसेट को रेस्पेक्टिव ब्लॉक में ऐड कर दीजिए। जैसे मशीनरी है तो मशीनरी के ब्लॉक में ऐड कर दीजिए, फर्नीचर है तो फर्नीचर के ब्लॉक में ऐड कर दीजिए, सो ऑन। उसके बाद जब आप उस ऐसे ऐड करेंगे तो नील वैल्यू पे ऐड करेंगे क्योंकि आपने 100% डिडक्शंस ऑलरेडी ले लिया, तो इट विल बी एडेड टू रेस्पेक्टिव ब्लॉक एट नील वैल्यू। Now whenever the asset is sold, it will be subtracted from block of asset because now the asset is part and parcel of the block of asset. So whenever it will be sold, it will be treated as usual to other asset. Asset बेचते तो बच्चों क्या करते हैं, ब्लॉक से माइनस करते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। आगे बढ़े। सेक्शन 35 के बाद हमने एक सेक्शन किया, सेक्शन 35A टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम। If any SEC incurred any capital expenditure for acquisition of telecom license or spectrum, तो देखो वैसे तो लाइसेंस पे डेप्रिसिएशन मिलता है 25%, लेकिन इसके ऊपर अलग से प्रोविजन है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसमें लॉ बोलता है कि दिस टेलीकॉम लाइसेंस पे आपने जितना भी खर्च किया दैट विल बी अलाउड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइसेंस ऑन कैश बेसिस। लेकिन यदि आपने वो लाइसेंस बिजनेस शुरू होने के पहले ले लिया तो फिर डिडक्शंस मिलेगा व्हेन द बिजनेस कमेंसेड। सब पे हमारे सम्स कराए हुए तो आप सब सम्स को भी फॉलो कर लेना। नेक्स्ट हमने फिर इस तरह मिलता जुलता सेक्शन किया 35DDA, थोड़ा जंप कर गया लेकिन मिलता जुलता है। 35DDA नाम क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। देगा दुआ आदमी, सबके कोड्स बनाए हुए बच्चों, एक एक सेक्शन आपको कोड से पढ़ाया हुआ है तो आप प्लीज सारे सेक्शंस को कोड के साथ याद करना। जैसे 35DDA, देगा दुआ आदमी, बेचारा आदमी रिटायर कर रहा है तो आपको कॉम्पेंसेशन दे रहे, आप उसको कॉम्पेंसेशन दे रहे हो। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन कैश बेसिस। सिंपल। 35DDA के बाद आते हैं, हमने एक सेक्शन किया 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। Preliminary expenditure, the deduction is available only to Indian company or resident SEC. Preliminary expenditure मतलब क्या हुआ, to following expenditure which have been incurred before commencement of business or before commencement of organization shall be termed as preliminary expenditure. Expenditures are drafting of
project report, drafting of feasibility report, drafting of memorandum of association, article of association, drafting of legal document for formation of organization, registration of company, engineering services, market survey, and एक और बचा इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर एक्सपेंडिचर। लास्ट में एक पॉइंट बोला हुआ जो कोई काम का नहीं है, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर। तो 9 एक्सपेंडिचर है, आपको याद है कि नहीं, ये बात दोबारा चेक करिए। 9 में से लास्ट वाला क्या है, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर। अब 8 बचे, 8 में से 4 स्टार्ट हो रहे डी से, 35D, डी से 4 स्टार्ट हो रहे। डी से ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एमओए, एओए एंड एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट। अब बचे 4, उसमें से 2 बड़े काम के हैं, क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर एक्सपेंडिचर। 2 बकवास है, क्या, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मार्केट सर्वे। तो ये 9 तरह के एक्सपेंडिचर यदि आप बिजनेस शुरू होने के पहले करते हैं तो फिर आपको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कैन बी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवरेज हायर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, रेलवे स्लाइडिंग्स। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, नए नए बिजनेस में रिजर्व एंड सरप्लस कहां से आएगा, सोचने की बात है। बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है, हाउ कैन यू हैव रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए यहां पे क्या बोला हुआ, शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आगे बढ़े, इन केस ऑफ अमालगमेशन, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। अमालगमेशन में क्या होगा कि सपोज 2 साल अमालगमेटिंग कंपनी ने डिडक्शन क्लेम किया, ओल्ड कंपनी ने डिडक्शन क्लेम किया, उसके बाद वो कंपनी अमालगमेट हो गई, तीसरे साल में कंपनी अमालगमेट हो गई, तो तीसरे, चौथे, 5वें साल डिडक्शंस न्यू कंपनी क्लेम करेगी। तो the year in which amalgamation took place, from that year onwards, the remaining installments shall be claimed by the new company. यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, अमालगमेशन बोलने पे डेप्रिसिएशन की एक बात याद आती, यदि एसेट आपके पास है और कंपनी अमालगमेट हो गई तो उस पर डेप्रिसिएशन ओल्ड कंपनी लेगी या न्यू कंपनी लेगी, तो डेप्रिसिएशन विल बी क्लेम्ड बाय बोथ द कंपनीज in the ratio of number of days asset is used by them। इस पे सम्स भी कराए हुए हैं, जरूर देख लेना, हर प्रोविजन के नीचे आपके पास सम्स है। आगे बढ़े, फिर हमने किया 35 CCC, चाय, चने, छोले, applicable to all SSC। SSC is engaged in agro extension project notified by the board। इस पे आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, असेसमेंट ईयर 2021 में इसको 150% डिडक्शन है, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 में इस पे 100% डिडक्शन है। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट सेक्शन 35 CCD, कंपनी करो डेवलपमेंट। इट इज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी इफ द कंपनी इंकर्स एनी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड और बिल्डिंग ऑन द skill development project notified by the board, then such expenditure shall be eligible for assessment year 2021 में 100%, assessment year 2021 में 150% डिडक्शन था, assessment year 21-22 में 100% डिडक्शन है। ठीक है, तो ये सेक्शन दोनों असेसमेंट ईयर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने किया 35DD, 35DD, मैंने इसको नाम दिया 2 दिल। ठीक है, क्योंकि 2 दिल या तो अमालगमेट होते हैं या फिर 2 दिल डिमर्ज हो जाते हैं, तो ये किसके रिलेटेड है, अमालगमेशन और डिमर्ज के एक्सपेंडिचर के लिए। इफ एन इंडियन कंपनी इंकर्स अमालगमेशन और डिमर्जर एक्सपेंडिचर, देन द एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों आपका 35 CCC हो गया, CCD हो गया, D हो गया, DD हो गया, DD हो गया। 35 सीरीज में एक सेक्शन और है, 35AD। 35AD provides that capital expenditure incurred
for notified businesses shall be 100% allowed. बड़ा प्यारा सेक्शन है, बड़ा ही भयंकर इंसेंटिव है कि आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए अपने बिजनेस में, सब अलाउड. मतलब रेवेन्यू और कैपिटल का जो बाइफर्केशन है वही खत्म, डेप्रिसिएशन टॉपिक ही खत्म. क्यों? क्योंकि आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है. और ऐसा उन्होंने कुछ नोटिफाई किए हुए कि इन बिजनेसेस के लिए सेक्शन अप्लाई होगा. ये बिजनेस यदि इन दिनों में स्टार्ट हुए हैं, न्यूली रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया सब 100% अलाउड. और स्टार्ट करते हैं इन बिजनेसेस के नाम सुनते हैं. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 का नाम हटाया हुआ है, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अलग डिडक्शंस नहीं मिलेगा. लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन 3 को छोड़ के कुछ भी GLF, G से गुडविल, L से लैंड और क्या बोला, F से फाइनेंशियल, गोल्फ से मिलता जुलता है GLF. ठीक है, तो GLF को छोड़ दो. वैसे गर्लफ्रेंड भी आता है इसमें GLF, चलो फालतू बात. तो GLF, तो इन 3 को छोड़ के आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो 100% डिडक्शन. कौन कौन से बिजनेस? यदि आपका कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन फैसिलिटी है तो दैट इज एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपका एग्रो वेयर हाउस का बिजनेस है, एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आप इंडियन कंपनी है और आपका क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आप इंडियन कंपनी है, यदि आपका क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपका 2 स्टार या अबव होटल बिजनेस है, यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपके पास 100 से ज्यादा बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपका शुगर वेयर हाउस है, यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आप बी वैक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी हनी के बिजनेस में एंगेज्ड हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में एंगेज्ड हो, यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेफर फैब्रिकेटेड के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड हो, यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपका स्लम रीडेवलपमेंट, स्लम झोपड़पट्टी हटा के वहां पे बिल्डिंग बनाना, अफोर्डेबल हाउसेस बनाना, स्लम डेवलपमेंट एक है, अलग है, अफोर्डेबल हाउस बनाना अलग है. यदि ये 2 बिजनेसेस में आप एंगेज्ड हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. यदि आपका स्लरी मिनरल्स का पाइपलाइन बचा हुआ है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 35AD. ऐसे कुछ बिजनेसेस है. एक बार आप स्टडी मैट से भी कंफर्म कर लेना. लगता है कि मैंने सारे पॉइंट बोल दिए हैं. नेक्स्ट 35AD में these are notable that since entire capital expenditure is eligible for 100% deductions, therefore depreciation is not allowed and a condition has been put on कि 8 साल तक आप इन एसेट को किसी और बिजनेस में यूज नहीं कर सकते. You cannot use these assets for 8 years in other businesses. यदि आपने किया तो आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा और जितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता उतने अमाउंट को छोड़ के बाद बाकी आपकी कैपिटल गेन मान ली, बाद बाकी आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी. 35AD में आपके जितने भी लॉस हुए, सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा अलाउड हो जाता है, तो लॉस आने की बहुत ज्यादा चांस है. लॉस हुए तो ये लॉस सिर्फ 35AD के बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होंगे और अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. नो लिमिट ऑन कैरी फॉरवर्ड. यदि आप 35AD क्लेम कर रहे हैं तो आपको 10AA की बेनिफिट नहीं मिलेगी. 10AA सेज का एक सेक्शन है, तो या तो 10AA लो या फिर 35AD लो, दोनों में से एक. 35AD से बाहर आते हैं, इस पर भी हमारे सेमेस्टर आएगा, आप वो सारे देखते रहना. 35 सीरीज ओवर, वी आर मूविंग टू 36 सेक्शन 36(1) क्लॉज 1. यदि आप इंश्योरेंस पेमेंट करते हो, इंश्योरेंस ऑफ योर एसेट, इंश्योरेंस ऑफ योर एनिमल्स,
इंश्योरेंस ऑफ योर employees, health insurance of employees, तो that is allowed under section 36 subsection 1. 36(1) clause 2, यदि आप बोनस या कमीशन अपने एम्प्लॉइज को देते हो, क्या देते हो? बोनस या कमीशन एम्प्लॉइज को देते हो, तो सब्जेक्ट टू 43B दिस इज अलाउड एक्सपेंडिचर. 36(1)(3) यहां से वाइटल आते हैं. Interest on loan is allowed provided the loan is used for business purpose. If the loan is partly used for business purpose, then proportionate interest will be allowed. Interest on loan to pay dividend is allowed expenditure. Interest on loan to pay salary is allowed expenditure. Interest on loan to give interest-free loan to employees is allowed expenditure. Interest on loan to give interest-free loan to directors is also allowed expenditure, provided the transaction is rational. 36(1), 4 and 5. 36(1), 4 and 5 में बोला हुआ है employers contribution to provident fund, gratuity fund, pension fund, etc. are allowed expenditure, provided the fund is approved fund. 36(1), 5A में बोला हुआ है employees contribution to provident fund, pension fund is allowed expenditure, provided amount आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर पेमेंट कर दो. यदि आपने अमाउंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में पेमेंट किया तो इट इज अलाउड. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा पेंशन फंड में पहुंचा दिया तो इट इज अलाउड. 36(1), 6 animals written off are allowed expenditure provided the animals are used for business and not held as stock in trade. जब ये एनिमल राइट ऑफ आप करेंगे, जब अब ये आपके एनिमल यूजलेस हो जाएंगे और आप इसे बेच देंगे या फिकवा देंगे, तो जो आपको लॉस होगा वो लॉस उस समय अलाउड होगा. यानी जब आपने एनिमल खरीदा तब नो एक्सपेंडिचर अलाउड, नो डेप्रिसिएशन अलाउड. ये आपने 5-6 साल यूज किया, उसके बाद आपका एनिमल यूजलेस हो गया, आपने उसे बेच दिया सस्ते में या फिकवा दिया मरने के बाद, तो ये जो आपको लॉस हुआ दिस विल बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन में जाएंगे, लॉस हुआ तो 36(1)(6) में रहेंगे. 36(1)(7) bad debt is allowed expenditure subject to 5 conditions. Number 1, it must be related to business. It must be revenue in nature, not capital in nature. Business must be continued during the previous year. Bad debt must be earlier treated as income, and bad debt must be written off in the books of account. यदि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बैड डेट अलाउड है. पार्टी सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है ये मायने नहीं रखता, आपने अपने बुक से राइट ऑफ कर दिया, रेस्ट ऑफ द 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बैड डेट अलाउड है. 36(1)(7) के बाद आते हैं 36(1)(9). 8 आपके काम का नहीं है. 36(1)(9) फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर. यदि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज के बीच में फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस डेवलप करने के लिए कोई रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 सालों में अलाउड. पॉपुलेशन इंडिया का डे 1 से 1947 से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए स्पेशल प्रोविजन डाला गया है, लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी के लिए है. कंपनी अपने एम्प्लॉइज के बीच में, सोसाइटी में नहीं, कंपनी अपने एम्प्लॉइज के बीच में अवेयरनेस डेवलप कर रही है, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस एक्सपेंडिचर. तो जितना भी खर्चा हुआ रेवेन्यू पूरा का पूरा अलाउड, कैपिटल अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. 36(1)(9) ओवर. हम लोग आगे सेक्शन 40 क्लॉज ए. 40 क्लॉज ए कुछ बातें बोल रहा है जो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी सुन लो. इनकम टैक्स इज डिसअलाउड. वेल्थ टैक्स अभी लॉ हट चुका है, पुराना वेल्थ टैक्स को दे रहा है, तो वेल्थ टैक्स इज डिसअलाउड, इनकम टैक्स डिसअलाउड, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड. भले इंडिया में इनकम टैक्स दिया या फॉरेन में इनकम टैक्स दिया, बोथ आर डिसअलाउड. एनी पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस then the expenditure shall be 30% disallowed. जो पेमेंट आपको करना है टीडीएस का पेमेंट, यदि आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर कर दिया तो अलाउड, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर नहीं किया तो 30% डिसअलाउड. बाद में किया तो बाद में अलाउड हो जाएगा, लेकिन अभी तो 30% डिसअलाउड.
नॉन रेसिडेंट या आउटसाइड इंडिया आपने कोई पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक टीडीएस का पैसा जमा नहीं किया तो 100% अलाउड। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में जमा किया तो अगले साल डिडक्शंस ले लेना, लेकिन इस साल तो डिज अलाउड। दीज ऑल गवर्न बाय 40 क्लॉज ए। 40A2 एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन डिज अलाउड। सिर्फ एक्सेस पार्ट डिज अलाउड होगा, यानी आपने अपने रिलेटिव से रॉ मटेरियल खरीदा 40,000 का, आपने उसे पेमेंट कर दिया 50,000, तो 10,000 डिज अलाउड होगा। 40A3 एनी पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 शैल बी फुल्ली डिज अलाउड। तो यदि आपने 12,000 में कोई मटेरियल खरीदा और 12,000 आपने कैश में दे दिया तो 12,000 का 12,000 डिज अलाउड हो जाएगा। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 है। यदि आपने एक ही दिन में एक ही बिल के लिए 10,000 से ऊपर का पेमेंट किया, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, देन इट विल बी फुल्ली डिज अलाउड। लेकिन यदि आपने एक ही दिन में दो बिल का, अलग अलग दो बिल का पेमेंट किया जो कि 10,000 से ऊपर है, मिला के 10,000 से ऊपर है, और आपने एक ही दिन में पेमेंट कर दिया तो फुल्ली अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल अलग अलग है। वैसे यदि आपने एक ही बिल का अलग अलग दिन 10-10 हजार से नीचे लेकिन अलग अलग दिन मिला के 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर दिया, जैसे 17 जुलाई को 9,000 दे दिया, 18 जुलाई को 9,000 दे दिया, तो 18,000 अलाउड, नो प्रॉब्लम। एक ही दिन में एक ही बिल का मोर देन 10,000 पेमेंट करना मना है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट इन ईसीएस। इन्होंने इस बार कुछ नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड को नोटिफाई कर दिया, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो एग्जाम में रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, इन सब से पेमेंट कर सकते हो। आप भीम ऐप, आप पेटीएम ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब उन्होंने नोटिफाई किया, भैया इनसे भी यदि आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो तो नो इशू। 40A3 के कुछ एक्सेप्शंस है, जहां पे 40A3 अप्लाई नहीं होता, आप 5-6 सुन के रहो। पहला, यदि आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आप किसी विलेजर को पेमेंट कर रहे हो जिसके विलेज में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। इन सबको आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। यदि आप किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, रिम्बर्स कर रहे हो, तो दैट इज अलाउड। यदि आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, उसकी सैलरी, जो एम्प्लॉय 15 दिन से बाहर किसी दूसरे टाउन पे जा रहा है, तो दैट इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। तो आप किसी ऐसे दिन पेमेंट कर रहे हो जिस दिन बैंकिंग सिस्टम क्लोज है, तो नो प्रॉब्लम। दीज आर द एक्सेप्शंस। आगे बढ़े। 40A3 के बाद हम लोग आ गए 41 में 4 सेक्शन है, 41(1), 41(2), 41(3), 41(4). इसमें से 41(2) टर्मिनल डेप्रिसिएशन हम लोग कर चुके हैं, 41(3) सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमें दो करना है, 41(1) एंड 41(4). 41(1) ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो गया और बाद में रिकवर हो गया, तो जब एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शंस ले चुके हो और बाद में वो एक्सपेंडिचर आपको रिकवर हो गया, वेव हो गया, रिफंड हो गया, पैसे वापस आ गए, लायबिलिटी खत्म हो गई, तो भैया दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। इसलिए जीएसटी अलाउड हुआ था, जीएसटी रिफंड बिजनेस इनकम। इनकम टैक्स डिसअलाउड हुआ था, तो इनकम टैक्स रिफंड नॉट बिजनेस इनकम। ये सब 41(1) है। 41(1) में कोई लोन वेवर हो जाए तो दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, प्रोवाइडेड लोन को आपने पहले रेवेन्यू पर्पजेज में यूज किया था। 41(4) बैड डेट रिकवरी। Bad debt recovery shall be treated as business income to the extent it was previously allowed as deductions. ये थ्योरी बड़ी सिंपल है, लेकिन जब इसमें सम किए थे हमने वो 6-7 केस बना के, तो बड़ा ही प्यारा सम बना था, राइट।
तो एक बार थोड़ी दोबारा बोल देता हूं. 41(4) bad debt recovery shall be taxable to the extent earlier deductions allowed. नेक्स्ट हम लोग आ गए 43B में. पीजीबीपी इनकम नॉर्मली टैक्सेबल होती है कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलरली फॉलोड. तो यदि आप अपने अकाउंट्स एक्रूरल बेसिस पे बनाते हो तो आउटस्टैंडिंग खर्चे अलाउड है, क्योंकि एक्रूरल बेसिस पे इनकम कंप्यूट हो रही है. लेकिन सेक्शन 43B ये बोलता है कि ये 7 एक्सपेंडिचर आपको तभी अलाउड होंगे जब आप इनका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर अंदर करो. ये 7 एक्सपेंडिचर है. नंबर 1 टैक्सेस टू गवर्नमेंट, 2 bonus or commission to employee, leave encashment to employee, employer's contribution to provident fund, gratuity fund, other approved employee welfare fund. Number 5 interest to bank, cooperative bank, public financial institution. Number 6 interest to NBFC which are accepting deposit, or interest to specific importance NBFC which is not accepting deposit. ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस एनबीएफसी वो हुआ जिनकी कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा हो, नॉट लेस देन 500 करोड़, 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो. एंड लास्ट पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट. तो ये 7 एक्सपेंडिचर यदि आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले किया तो इस साल अलाउड, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में पेमेंट किया तो जब आप पेमेंट करेंगे तब अलाउड. इसको ऊपर भी सम्स कराए हुए सेपरेटली, प्लीज वो सारे सम आप जरूर देखना. 43B के बाद हम लोग आ जाए 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. इस प्रोविजंस लिए हम लोग एसएससी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1 हु इज डूइंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड 2 हु इज डूइंग बिजनेस और अदर प्रोफेशन. स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ जाते हैं डॉक्टर्स के प्रोफेशंस, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरर, इंटीरियर डेकोरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिल्म आर्टिस्ट, ये सब. यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड हो और यदि आपकी ग्रॉस रिसीट पिछले 3 सालों में तीनों साल 1.5 लाख से ज्यादा है, देन यू विल हैव टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर रूल्स इटसेल्फ. यानी आपको अपनी कैश बुक, सारी डेबिट्स, जर्नल, लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे. 25-50 रुपए के बिल्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे. इनकमिंग बिल 50 रुपए का, आउटगोइंग बिल 25 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा. डॉक्टर्स को केस रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे. यदि आपका टर्नओवर पिछले 3 साल में एक भी साल 1.5 लाख के नीचे आ गया, टर्नओवर मतलब यहां पे ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख के नीचे आ गया, देन यू डोंट नीड टू मेंटेन 6F. आप अपना अकाउंट्स कैसे भी बना लीजिए, यू नीड टू मेंटेन सच एन अकाउंट टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम. इफ यू आर एंगेज्ड इन बिजनेसेस और पिछले 3 साल में एक भी साल आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाए और इनकम 1,20,000 से हो जाए ऊपर, तो यू नीड टू मेंटेन अकाउंट्स टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम. इन दिस रिगार्ड टू बी नोटेड, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ये लिमिट टर्नओवर के लिए 25 लाख और इनकम के लिए 2.5 लाख. यदि आपका टर्नओवर 10 लाख 25 लाख के अंदर है और इनकम 1,20,000 2.5 लाख के अंदर है पिछले तीनों साल, एक भी साल आगे नहीं बढ़ा, तो फिर यू डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स मेंटेनेंस की जो 44AA के प्रोविजंस है, यदि आपने उसको वायोलेट किया तो यू विल बी लायबल टू पेनल्टी. कितना? 25,000 रुपया फ्लैट, न कम न बेसी. 44AB, 44AB में टैक्स ऑडिट बोला हुआ है. यदि आप बिजनेस करते हो और यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आप प्रोफेशन करते हो, आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, then you need to get your accounts audited by a chartered accountant and the audit report must be submitted by 30th September of assessment year. यदि आप 44AD की प्रिजम्पटिव इनकम, 44AD बोलो, 44AD बोलो या 44AE बोलो,
यदि आप प्रिजम्पटिव इनकम के प्रोविजंस एक्सेप्ट करते हो और प्रिजम्पटिव इनकम एज पर 44 एडी एडीए एई दिखाते हो, तो फिर हमें आपके टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है. यू डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ, यू डू नॉट रिक्वायर ऑडिट. लेकिन यदि आप 44 एडी एई एडीए फॉलो नहीं करते, उसके अनुसार इनकम कंप्यूट नहीं करते, उससे कम इनकम दिखाते हो, then again we are not bothering about your turnover, then also you need to get your accounts audited. मतलब 44 प्रिजम्पटिव इनकम मान गए तो ऑडिट नहीं चाहिए, और प्रिजम्पटिव इनकम नहीं माने तो ऑडिट चाहिए. टर्नओवर से मतलब नहीं है. असेसमेंट ईयर 21-22 में इसमें अमेंडमेंट आया है जो कि बहुत ही वाइटल है. असेसमेंट ईयर 21-22 वालों के लिए कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपको ऑडिट नहीं करानी, प्रोवाइडेड आपकी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश में ना हो एंड टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा कैश में ना हो. एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं है भाई साहब, इनकम वर्ड नहीं है, वर्ड है रिसीट एंड पेमेंट. अंतर है. 44 एबी हो गया. अब हम आ जाए 44 एडी प्रिजम्पटिव इनकम. Applicable to resident individual, resident HUF, resident firm, not LLP. यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो हम आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मान लेंगे 8% ऑफ योर टर्नओवर. लेकिन यदि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS से जितना भी पेमेंट आ गया बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो फिर उस पेमेंट पे, उस अमाउंट ऑफ टर्नओवर पे प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे 6%. ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता यदि आप 80 IA, IB, IC, ID, IE, 10AA एसेट्रा के डिडक्शंस क्लेम करते हो. ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता यदि आप प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज के बिजनेस में हो. ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता यदि आप स्पेसिफिक प्रोफेशन में एंगेज्ड हो. तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता यदि आप ब्रोकर या एजेंसी बिजनेस में एंगेज्ड हो. 44 एडी ऑप्ट करना या नहीं करना आपकी चॉइस है. द स्कीम इज ऑप्शनल. लेकिन एक बार आपने डिनाई कर दिया तो नेक्स्ट 5 साल के लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे. यदि आप 44 एडी ऑप्ट करते हो तो फिर आपको कोई खर्च अलाउड नहीं होगा. 40B रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर भी अलाउड नहीं होगा. डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा. अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं होगा. लेकिन डिडक्शंस, चैप्टर 6 वाले डिडक्शंस अलाउड होंगे. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा. ये प्रिजम्पटिव इनकम 8% या 6% की रेट से जो आपने कंप्यूट किया, ये सिर्फ आपकी पीजीबीपी इनकम है. आपकी अदर इनकम नॉर्मली कंप्यूट होगी. आपको एडवांस टैक्स एक ही बार देना है 15 मार्च को. 100% ऑफ योर टैक्स पेबल. जो लोग 44 एडी मेंटेन नहीं करते उन्हें अकाउंट्स मेंटेन करना और उससे ऑडिट कराने मैंडेटरी है. हम लोग आ गए 44 ADA प्रिजम्पटिव इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन. एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट फर्म, नॉट LLP इफ दे आर एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, जो आपने 44AA में अभी भी सुना. यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो और आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम मान सकते हो 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट. ये स्कीम ऑप्शनल है और आप ईयर टू ईयर अपने ऑप्शन चेंज कर सकते हो. यदि आप स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा. 40B इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर भी अलाउड नहीं होगा. बोथ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 21-22. अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से ही है. यदि आप 44 ADA ऑप्ट करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा. अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा. लेकिन डिडक्शंस एंड सेट ऑफ अलाउड होंगे. एडवांस टैक्स आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में देना है, वो है 15 मार्च. उस दिन आप अपना 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्लियर कर देना. 44 AE प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग, गुड्स कैरेज. यदि आप कोई भी SSC हो और यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के हायरिंग बिजनेस में हो और आपके पास 10 से बेसी मोटर व्हीकल नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
then your presumptive income shall be 7,500 per month per vehicle. लेकिन यदि आपकी हैवी वेट व्हीकल है तो 1,000 रुपीज पर टन, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल। यदि आपकी गाड़ी का वजन 13,000 किलो है, खाली गाड़ी का वजन 13,000 किलो है, तो आपकी प्रेजेंटिव इनकम मानी जाएगी 13,000। 14,000 किलो है तो 14,000 रुपए मानी जाएगी। 14,600 है तो लॉस आइलेंड है, तो हम अपने फेवर में डिसीजन लेंगे, 14,000 माना जाएगा। मोटर व्हीकल यदि पार्ट ऑफ द मंथ भी यूज होता है तो उस पूरे मंथ का कंपटीशन होगा। एसेट मोटर व्हीकल साल महीने के बीच में बेच दिए तब भी उस महीने में कंपटीशन होगा, महीने के बीच में खरीदे तब भी उस महीने का कंपटीशन होगा। यदि आप एसेट जुलाई में परचेज किए, नवंबर में पुट्टी यूज किए, तो कंपटीशन जुलाई से शुरू हो जाएगा। हायर परचेजर को भी प्रेजेंटिव इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप 44AE ऑप्ट करते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं कराना, ऑडिट नहीं करानी, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन डिडक्शंस एंड सेट ऑफ मिलेगा। 44AE स्कीम ऑप्शनल है, आप ईयर टू ईयर इस स्कीम को चेंज कर सकते हो, लेकिन यदि आपने 44AE नहीं माना तो आपके अकाउंट्स मैंडेटरी है, ऑडिट मैंडेटरी। सब प्रोविजंस नीचे सम्स है, सम जरूर देख लेना। 43A एंड 43AA साथ में पढ़ लो। 43A में बोला हुआ है कि यदि आप कोई एसेट परचेज करते हो बाय यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज और उसके कारण आपकी कोई लायबिलिटी जनरेट होती है और बाद में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो जाता है जिसके कारण आपको लॉस या प्रॉफिट होती है, तो ये लॉस या प्रॉफिट उस एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। लॉस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कॉस्ट से लेस हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ तो वो ICDS के अनुसार कंप्यूट होगा और बिजनेस इनकम माना जाएगा ICDS के अनुसार। 43CA, यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिजनेस में एंगेज्ड हो और यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो उसी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से सिर्फ 10% तक ही ज्यादा है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करेंगे। यदि आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से डिससेटिस्फाइड है देन यू कैन रेफर द मैटर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। मैंने बोला था ये कैपिटल गेन में आप डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 50C में। 43CB, यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो या कोई सर्विस बिजनेस में हो, सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तो आपकी इनकम कब अर्न होगी, कब अक्रू होगी, उसको लेके प्रोविजंस है कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज का है, बस आपकी जो भी सर्विस है वो 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे कंप्लीट होगा। मतलब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब आप उसको इनकम मानिए। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से ज्यादा का है तो ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से कंप्लीट होगा। मतलब जितना परसेंटेज काम हो गया उतनी परसेंटेज आप इनकम मान लीजिए। लेकिन यदि वो प्रोजेक्ट में न्यूमरस सर्विसेज देनी है और ऐसा कोई रूटीन वर्क नहीं है तो फिर इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से इनकम मानिए। जितने महीने बीत गए उस महीने के प्रोपोर्शन में आप अपनी इनकम मान लीजिए, जितने दिन बीत गए उस दिन के प्रोपोर्शन में आप अपनी इनकम मान लीजिए। 43CB बच्चों, ये हमने आपको पीजीबीपी में सब पढ़ाया है, ऑलमोस्ट हर प्रोविजंस के नीचे सम्स कराया है। पीजीबीपी आज की डेट में आपका बहुत स्ट्रांग है। जब अपने इसको पूरा रिकैप कर रहे थे उस समय यदि आपको 80% भी मेमोरीज में है इस रिकैप का तो यू आर गुड एनफ। यदि आप 50% याद है, 50% भूले हुए हैं तो नथिंग रॉन्ग, एक बार दोबारा पढ़ लो, यू विल बी गुड एनफ। यदि आपको 20% याद आ रहा है तो नथिंग टू वरी, कॉपी उठाइए, घर पे पढ़ना शुरू करिए। एक बार पूरी कॉपी पढ़ने के बाद फिर से रिकैप सुनिए। इस रिकैप को जो बच्चा 3 बार पढ़ लेगा उसका पीजीबीपी 3 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा तो उसका ये पीजीबीपी चैप्टर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा।
और जिसका पीजीबीपी चैप्टर हमेशा के लिए हो गया वो इनकम टैक्स का बंदा माना जाएगा। सोचो कितना दूर हो आप और आपकी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस। सिर्फ ये रीकैप आप 3 बार सुन लिए मतलब टारगेट लेके कि मुझे याद करना है, सिर्फ आपने 3 बार सुन लिए तो पीजीबीपी चैप्टर आपका, पीजीबीपी चैप्टर आपका मतलब इनकम टैक्स आपका, क्योंकि इनकम टैक्स 50% पीजीबीपी चैप्टर है। पूरी इनकम टैक्स की दुनिया का आधा पीजीबीपी है। जिसको पीजीबीपी से प्यार हो गया उसको इनकम टैक्स से प्यार हो गया। तो प्लीज आप इसको आज ही घर जाके, आज या कल 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा सुन लेना और उसके बाद महीने भर के अंदर एक बार दोबारा सुन लेना। दोबारा आपको कब सुनना आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट।